अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ उमर कैसर मौजूद हैं जो इस वक्त जमैका वेस्ट इंडीज़ के अंदर मौजूद हैं। इन्होंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया डीएचएस सोफा यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और इनका एक पेपर भी पब्लिश है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरलैंडो में, एचबीएल रॉयल साइबर। और इस वक्त एक डेटा साइंस मैनेजर हैं केपीएमजी के अंदर, जो कि एक बड़ा डिफरेंट लर्निंग कर्व है और वो भी जमैका के अंदर। तो ये पूरी जर्नी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम उमर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बात अल्हम्दुलिल्लाह। कर चुके हैं बट सबसे पहले तो उमर ये बताएं कि बचपन में आपने कहा कि आप हाफिज़ कुरान भी थे, तो इब्तदाई तालीम हम्म, कहाँ से रही और फिर उसके बाद कौन से एरिया में रहे? फिर वहाँ से आपने कॉलेज का डिसीजन कैसे लिया? प्री इंजीनियरिंग में पढ़ा या कंप्यूटर साइंस में पढ़ा? तो बचपना और वहाँ से लेके कॉलेज तक का सफ़र। शुरू से हम लोग कराची में नॉर्थ नाज़ाबाद में ही रहे हैं। मैं वहीं पैदा हुआ और पाकिस्तान छोड़ने तक जो है वो जिंदगी के कुछ साल गुजारे हैं। स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि क्लास 3 के बाद मेरे वालिदैन ने फैसला किया कि भाई जो है ना इसको अब हाफिज बनाते हैं। मैंने इस करना शुरू कर दिया और 3 साल मैंने लगाए थे। 2.5 साल में हिफ्ज़ हो गया, एक आधा साल जो है वो एक्स्ट्रा रिवीजन वगैरह पे। और उसके बाद फिर मैट्रिक किया मैंने। मैट्रिक में परसेंट सबका उस वक्त इरादा यही होता था कि आदम जी में जो है वो एडमिशन लें, जो कि टॉप कॉलेज होता था, बट परसेंटेज थोड़ी सी कम थी। तो दिल्ली कॉलेज में जो है वो उसके बाद एडमिशन हो गया। डीजे में भी हो जाता मेरा, मगर डीजे काफ़ी दूर था और वहाँ के एक टीचर होते थे जिनके बारे में काफ़ी सुना था कि बहुत गालियाँ वालियाँ देते हैं। तो बस इस वजह से वो छोड़ के फिर मैंने दिल्ली कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया। तो वहाँ से जो है वो फिर स्टार्ट हुआ था। बट प्री इंजीनियरिंग को मैंने प्री इंजीनियरिंग से किया है, मगर उसको सेलेक्ट करने की वजह यही थी कि अब मेरा इरादा शुरू से यही था कि कंप्यूटर साइंस में जाना है। फॉर एग्जाम्पल 2010 में मैंने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस कर ली थी। HTML CSS से स्टार्ट किया था। पहले मैं उस ज़माने में एपटेक बहुत मशहूर हुआ करता था, तो वहाँ से मैंने एक कोर्स किया था। वो कोर्स करने के बाद फिर मैंने .NET का कोर्स किया था। तो शुरू में वेब डिज़ाइनिंग की सर्टिफिकेशन की, फिर .NET की भी सर्टिफिकेशंस कर ली थी। तो जब मैं कॉलेज के इब्तदाई ईयर में था तो ही मैंने ये सर्टिफाई हो गया था मैं। उसके बाद फिर मैंने एक जगह पे पढ़ाना भी शुरू कर दिया था उस ज़माने में ही, एज अ वेब डिज़ाइनर। वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो कॉलेज में कोई ऐसी पढ़ाई वढ़ाई की नहीं, उस वक्त सारे पैसे कमाने में जो है वो तवज्जो थी। तो इसी वजह से फिर कॉलेज में फिर उस तरह से परसेंटेज नहीं आ सकी कि, बट इतनी आ गई थी कि टेस्ट दे दिए थे। IBA का टेस्ट दे दिया था, एक एक फास्ट का टेस्ट दे दिया था, और फिर फाइनली दोनों जगहों पे नहीं हुआ था। फिर DSS सफ़ा में एक लास्ट रिजॉर्ट था। DSS सफ़ा का टेस्ट क्लियर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त काफ़ी एक हाइप भी बनी हुई थी कि DSS सफ़ा में सारी फैकल्टी जो है वो फास्ट की है, और थी भी उस वक्त सारी फैकल्टी। फिर हमने वहाँ से, मैंने कहा यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया। और वो 4 साल जो डीएचएस सोफ़ा में, क्योंकि मैंने बहुत सारे ग्रेजुएट्स डीएचएस सोफ़ा के देखे हैं जो उन्होंने अपने बिजनेसेस भी स्टार्ट किए, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बड़े ज़बरदस्त हुए और हम्म, यानी बड़ा ओपन किस्म का माहौल है। यू कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड कि जहाँ आपने हिफ्ज़ कुरान किया और मदरसे में भी कुछ वक्त गुजारा होगा, सो हाउ हम्म, डिफरेंट वाज इट एंड एडजस्ट करने में या ये दो माहौलों के बीच में जो ज़िंदगी गुजारी, तो ये कैसा एक्सपीरियंस था डीएचएस सोफा का? अब एडजस्ट तो मैं, मेरा ख्याल है कि जब मैं स्कूल गया था वापसी, तो ही मैंने एडजस्ट कर लिया था, क्योंकि स्कूल एक कोर्स एजुकेशन स्कूल था। तो वहीं से एडजस्टमेंट तो वहीं से हो गई थी। तो और उसके बाद फिर प्रोफेशनल जर्नी भी रही है। एक मिक्स गैदरिंग्स को उस तरह से पढ़ाया भी था, तो वो मेरे लिए वो मायने नहीं रखती थी उस तरह की चीज़ें। तो वो एडजस्टमेंट में तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ कि वो एक माहौल का डिफरेंस अगर आप देखें। बाकी मेरा ख्याल है जो फैकल्टी थी वो एक उस वक्त बहुत ज़बरदस्त फैकल्टी थी यूनिवर्सिटी की, और एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से पढ़ाते थे वो। बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती थी उस वक्त स्टूडेंट्स के ऊपर। बस शुरू में जो है वो, अच्छा, मुझे एक एज ये मिला था क्योंकि मैं ऑलरेडी .NET तक करके आया हुआ था। तो मुझे जो है वो एक एज ये मिला कि भाई जो शुरू में जो कॉन्सेप्ट्स थे, 101 था या 102 के जो कोर्सेज थे, वो मैंने फ़ौरन जो है ना वो इस कर लिया था। पहले सेमेस्टर में मेरे सारे कोर्सेज में 4 GPA आई थी, एक्सेप्ट हाँ। मैं था कैलकुलस में फेल हो गया था। यूनिवर्सिटी में मेरे 4 साल नहीं गुजरे, 4 साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम गुजरा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ही कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। तो पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा रुझान और कम हो गया था। इतना कम हो गया था कि पेपर्स वाले दिन जाके मैंने पेपर्स भी नहीं दिए। उस ज़माने में फाइवर वगैरह जो है ना काफ़ी चल रही थी चीज़ें, तो वहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट की, और फिर यूनिवर्सिटी के दौरान ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। सो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हमारा एक कोर्स था डेटा साइंस का कोर्स, जो 2016 में ऑफर हुआ था, तो मैंने वो कोर्स लिया। मेरा एक जूनियर था जो कि अब मुझसे सीनियर हो गया था, वो FIP कर रहा था चैटबॉट्स पे। तो टेक्निकल स्किल्स तो शुरू से ही थी, चैटबॉट बना रहा था FIP में।
तो मैंने उसको जो है ना पूरा उस FIP मैंने बनाया था बैठ के। 1 महीने पहले हमने बैठ के पूरा मेरे घर आया वो, और सारा जो है ना उसका FIP मैंने बनाया था। टेक्निकल .NET से जो है ना ट्रांजिशन मेरी उसी वक्त स्टार्ट होना शुरू हो गई थी डेटा साइंस की तरफ। एक जगह पे मैं जॉब कर रहा था 2017 में एज अ सीनियर वेब डेवलपर, बट मुझे एक और जगह से ऑफर कॉल आती है इंटरव्यू की .NET के लिए ही। वहाँ पे मेरा एक दोस्त काम करता था। तो मैंने जब कॉल आई तो मैंने कहा भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी अभी, क्योंकि ऑलरेडी मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर मेरे दोस्त की कॉल आई कि भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम आ जाओ। उसने मुझे जरा से अपनी जबान में समझाया, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। फिर मैंने कहा इंटरव्यू तो आके देता हूँ मैं। तो इंटरव्यू देने में गया तो वो बेसिकली एक कंपनी थी जो राइड हेलिंग का सॉफ्टवेयर बनाती थी। तो उस वक्त 2018 का बिल्कुल स्टार्ट हो रहा था, या 2017 का एंड था। तो उस वक्त उबर और करीम जो है ना पाकिस्तान में बिल्कुल इन हो रहे थे मार्केट में। वो कंपनी जो है वो भी राइड हेलिंग का सॉफ्टवेयर बना रही थी, और उनकी भी एक ऐप चल रही थी उस जमाने में। यू राइड करके उनका नाम था, ऐप हेलिंग, राइड हेलिंग कंपनी का। तो उस कंपनी के डायरेक्टर जो है ना वहाँ पे आए हुए थे उस इंटरव्यू में, वो बैठ बैठ गए आके। तो मैंने जो है ना वो सारी जो ये डेटा साइंस का जो कोर्स हुआ था उसमें हमने क्रीम का यूज केस किया था। तो वो सारी मैंने नॉलेज जो है ना सारे यूज केसेस उनको पिच कर दिए। उन्होंने बोला यार यही बंदा है, इसको लेना चाहिए। और उन्होंने .NET के इंटरव्यू के लिए मैं गया था, और मैं डबल सैलरी, अच्छा उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप सैलरी तो उतनी ही लेंगे। मैंने कहा मैं .NET का को मुझे परस्यू नहीं करना, मैं डेटा साइंस को परस्यू करना है। तो उन्होंने कहा सैलरी तो आप उतनी ही लेंगे जो आप डिमांड कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, डेटा साइंस के लिए तो मैं डबल लूंगा। तो बिल्कुल 100% डबल जो है ना मैंने वहाँ पे सैलरी डिमांड की, और उन्होंने कहा "हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये बनता तो यही है जो हमें वो करेगा"। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट ही वहीं से, तब से मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट ही काम कर रहा हूँ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, और मैं समझता हूँ कि हर एक मोड़ पे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो काफ़ी मदद की मेरी डिफरेंट डिसीजन मेकिंग करने में। और वरना जो है अब मैं जो है ना अभी तक शायद .NET ही कर रहा होता, जो कि अब ऑब्सोलीट हो गई है वैसे। आपने जो कुरान हिफ्ज़ किया और बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई कि जिनका कुरान हिफ्ज़ करने की वज़ह से स्पेसिफ़िकली जो दिमाग है वो बहुत शार्प हो जाता है और उनका हाफ़ज़ा बहुत तेज़ हो जाता है और वो हर चीज़ को मेमोराइज़ कर लेते हैं। तो हाउ हम्म, डिड ये जो जर्नी है कुरान हिफ्ज़ करने की, इसने आपको हेल्प किया डेटा साइंस और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर? थोड़ी बहुत हेल्प तो होती है, बट स्टिल जो है ना आपको काफ़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं और याद कर रहे होते हैं, चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप समझें कि भाई आप बिल्कुल इसलिए आपने बस पढ़ा और याद हो गया। तो इस तरह भी नहीं है, थोड़ा सा आपको एफर्ट तो करनी पड़ती है, वरना तो हर सेमेस्टर में ही आपकी 4 GPA आए तो वो ऐसा नहीं है। ये भी है कि आपको ना एक वो रट्टे वाले सिस्टम से ना जल्द से जल्द जान भी छुड़ानी होती है, हुँ। क्योंकि आपको ना चीज़ों को कॉन्सेप्टलाइज करके समझना होता है। तो वो अगर आप उसी पे चलते रहें कि भाई मैं याद कर लूँ, तो वो याद करने वाला अगर आपको जितने जल्दी आप हो सके आपने उससे जान छुड़ानी है, ऐसा मेरा ख्याल है। तो उसी के लिए मैंने कोशिश भी करी, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें थी, और आप अगर वहाँ पे रट्टा लगाएं तो ना मेरा ख्याल है मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। सही, सही, ज़बरदस्त। अच्छा फिर आपने जो आपकी जॉब थी एचबीएल के अंदर, एचबीएल में आप किस पोज़ीशन पे हायर हुए और उसका इंटरव्यू का प्रोसेस क्या था? अगर आप उसके ऊपर 2 से 3 मिनट बताना चाहें कि किस तरीके से एचबीएल के अंदर इंटरव्यू लिया जाता है और एचबीएल के अंदर किस पोज़ीशन पे आप हायर हुए और एचबीएल में मैंने लिंक्डइन पे देखा था, हमारी एक कोलीग थी, उन्होंने लिंक्डइन पे जो है वो डाली हुई थी कि ये पोजीशन है। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। ऑलरेडी एक्सपीरियंस था मेरा काफ़ी, मैंने यूज़ केसेस उस वक्त तक कर लिए थे। तो मैंने वो जो है अपनी CV पे लिखे हुए थे, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया था। और मुझे उसी दिन कॉल आ गई थी, जैसे मैंने सुबह उनको CV भेजी थी, शाम में मेरे पास कॉल आ गई थी कि आपका कल इंटरव्यू है। मुझे लगता है कि एचबीएल में इंटरव्यू तो बहुत सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारे करीम जवानी उस वक्त हुआ करते थे, अभी अब तो खैर वो डायरेक्टर हैं किसी और कंपनी में। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मुझसे बेसिक सवालात किए, उस वक्त लीनियर रिग्रेशंस वगैरह और डिफरेंट डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूछे उन्होंने, जो मैंने बता दिए उनको। तो बस फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा जो है ना मैं डायरेक्टर से भी इंटरव्यू करवा देता हूँ। और उसी दिन मेरा उन्होंने अपनी कन्वर्सेशन के बाद अपने डायरेक्टर से भी इंटरव्यू करवा दिया। तो उन दोनों को मैं समझ आ गया, तो उन्होंने बोला ठीक है फिर बस आप स्टार्ट कर दें। उसके मेरा ख्याल है 3 वीक्स के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी जर्नी। उस वक्त मेरा ऑपरेशन भी हुआ था उसी वक्त, एचबीएल ज्वाइन करने से कुछ दिन पहले। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, क्योंकि मैं शुरू से ही जो है ना आदत रही है कुछ ज़्यादा खाने की। तो गैस्ट्रोन्स हो गए थे मुझे,
गॉल स्टोन्स हो गए थे बेसिकली। तो वो गॉल स्टोन्स जो है वो निकलवाने के लिए एक ऑपरेशन होता है, आपका गॉल ब्लैडर निकाल देता है। तो वो वो मेरा ऑपरेशन उस एचबीएल ज्वाइन करने से पहले की जर्नी में हुआ, और फिर उसके फौरन बाद मैंने एचबीएल ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से हुआ। सही, सही। अच्छा, फिर एचबीएल के अंदर आप काम कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर अच्छी-सी जॉब थी, सब कुछ था, तो फिर आपने अप्लाई किया केपीएमजी के अंदर, तो ये कैसा नहीं प्रोसेस नहीं, था? और एचबीएल से मैं गया रॉयल साइबर में। रॉयल ओके। साइबर एक और कंपनी है। सो बेसिकली $100 million प्लस कंसल्टिंग कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में। शायद बहुत सारे लोगों को पता भी ना हो, मगर इनका वैसे ना, मैं कोशिश करता हूँ कि हर कंपनी को मैं बड़ा सेल करता हूँ। मैं अपनी पुरानी कंपनीज को बहुत ज़्यादा सेल आउट करता हूँ। तो जैसे एचबीएल पाकिस्तान का बिगेस्ट बैंक है, ट्रिलियंस में जो है वो उनका पोर्टफोलियो है। यस। उसके बाद फिर रॉयल साइबर की भी जो है वो हर कॉन्टिनेंट में ऑफिस है उनका, अंटार्कटिका को छोड़ के। बाकी जो है ना उनके सारे कॉन्टिनेंट्स में ऑफिस हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, यूएई में भी है अब, और यूरोप में भी ऑफिस है, यूके में भी ऑफिस है उनका। तो हर जगह ही उनका ऑफिस है। और उस वक्त भी वहाँ पे भी डेटा साइंस की प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही थी। तो अब जब मैं एचबीएल में था तो मैंने अपनी पूरी जर्नी देखी। एचबीएल ने उस वक्त डेटा लेक लगा रहे थे वो लोग, तो ट्रेडिशनल सिस्टम से डेटा लेक पे जा रहे थे, क्लाउड एरा की डेटा लेक इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो वो मैंने पूरी जर्नी देखी थी। उसके बाद फिर जब मैं रॉयल साइबर में गया तो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट काम हो रहा था। कंप्यूटर विजन पे और एनएलपी के उस पर काम कर रहा था, बहुत एडवांस काम हो रहा था। जो हमारे प्रैक्टिस हेड थे हसन शेरवानी, वो जर्मन पीआर होल्डर हैं। अभी उस वक्त वो कनाडा में अभी भी रॉयल साइबर के साथ हैं। और बहुत नफीस इंसान है। तो डबल पीएचडी थे वो उस वक्त ऑलरेडी। तो बहुत ज़्यादा हम इंटरेस्टिंग काम कर रहे थे और बहुत मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि कंप्यूटर विजन की बहुत एडवांस जो है ना प्रॉब्लम्स थी। खैर इंटरव्यू तो मैंने क्लियर कर लिया था इजीली, बट जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको मुश्किल तो होती है। तो शुरू में काफ़ी मुश्किल हुई, बट इवेंचुअली जो है ना वो उसको रिजॉल्व किया। रॉयल साइबर में गया था एज एन अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट, सॉरी, या नहीं, एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट में गया था रॉयल साइबर। अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट में एचबीएल में था। तो जब मैं रॉयल साइबर गया तो फिर उसके थोड़े अर्से बाद मैं प्रमोट होकर प्रिंसिपल बन गया था। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ केपीएमजी आया। तो केपीएमजी आने की भी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो उसमें इस तरह से हुआ कि पाकिस्तान में ना उस वक्त काफ़ी चल रहा था कि आप जो है ना बाहर निकलें। हर बंदा चाह रहा था कि बाहर निकलें। आपकी कुछ मैंने वीडियोस देखी, तो एक बंदा था, आपने बोल्ट का इंटरव्यू किया था उसका। तो जो बोल्ट में गया था, मैंने कहा यार ये बंदा जा सकता है तो हम भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने उसी कंपनी में अप्लाई किया, बोल्ट में। और मेरे वहाँ पे 3 इंटरव्यूज भी हो गए थे। पता नहीं चौथा इंटरव्यू में उनको समझ नहीं आया, तो बस उन्होंने कहा भाई अब आप सेलेक्ट नहीं हो रहे। और केवीएमजी मैंने अप्लाई नहीं किया, उन्होंने खुद मुझे रीच आउट किया था। तो इन्होंने मुझे खुद से रीच आउट किया, और मेरे इंटरव्यूज हुए एक के बाद एक, सारे इंटरव्यूज क्लियर हो गए। और उसके बाद फिर बस जर्नी स्टार्ट हो गई। इन्होंने मेरा वर्क परमिट अप्लाई किया, जो आने में काफ़ी टाइम लगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया। सही। अच्छा, अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं जहाँ पे आप मौजूद हैं, वहाँ के डायनामिक्स क्या हैं और इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पे कैसी हैं? जॉब जो आप कर रहे हैं, क्या आपको, यानी आपकी लास्ट जॉब रॉयल साइबर में थी, उससे बेहतर है? क्या डिफ़रेंस आपको नज़र आया सिस्टम्स के अंदर? वहाँ पे जो सिस्टम्स यूज़ हो रहे थे और यहाँ पे जो सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, क्या उनके अंदर कोई फ़र्क है? सो अगर आप गाइड करना चाहें कि पाकिस्तान में जो कंपनीज़ हैं या पाकिस्तान में जो मैनेजर्स आपको सुन रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और वहाँ पे क्या थी? कोई अगर ऐसी अच्छी बात जो पाकिस्तान के बारे में हो या कोई ऐसी अच्छी बात जो यहाँ पे अब है, वो आप डिस्कस करना चाहें? बहुत सारे सवाल आपने एक ही जुमले में कह दिए। तो हम एक एक करके सबको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले तो जगह के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइलैंड जो है वो छोटा सा आइलैंड है। पॉपुलेशन जो है ना वो सिर्फ 2.7 टू 3 मिलियन की पॉपुलेशन है। और जबकि अगर हम कराची में देखें तो उसका जो है ना 10% की पॉपुलेशन है। तो हुँ। छोटा सा आइलैंड है। अब आने के लिए भी बहुत मुश्किल हुई मुझे। मैं 48 आवर्स की फ़्लाइट लेकर आया हूँ मैं, यानी 48 आवर्स की कंटिन्यूस जर्नी थी। तो कराची से मैं गया दुबई, दुबई से ब्राज़ील, ब्राज़ील से पनामा, पनामा से फिर यहाँ पे आया। तो बहुत एक लंबी फ़्लाइट थी। और अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ों में रॉयल साइबर से सिमिलर हैं ये लोग, क्योंकि फॉर एग्जांपल रॉयल साइबर डेटाबेस के गोल्ड पार्टनर थे। तो
सारी ट्रेनिंग्स जो है ना वो मैं कर चुका था उस वक्त डेटा, जबकि मैं डेटा साइंटिस्ट था, बट मैंने डेटा इंजीनियरिंग की भी एडवांस ट्रेनिंग्स कर ली थी। और केपीएमजी में भी जो है ना वो डेटा ब्रिक्स पे ही काम हो रहा है मेनली। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो मुझे कोई ऐसा मुश्किल नहीं हुई किसी भी चीज़ को चेंज करने में अपनी। बट जो उस तरह की कुछ इनोवेटिव प्रॉब्लम्स थी जो हम सॉल्व करते थे, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर विजन या एडवांस एनएलपी से रिलेटेड, एनएलपी से रिलेटेड हम यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, बट कंप्यूटर विजन की जो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हमने रिजॉल्व की थी वैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ उस लिहाज से काम थोड़ा सा सिंपल है, उतना टफ नहीं है। बट जो वर्क कल्चर और एथिक्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब पाकिस्तान में एक डिफरेंट तरह का वर्क कल्चर होता है, और यहाँ पे ये है कि आप बिल्कुल डिफरेंट तरह का वर्क कल्चर अडॉप्ट करते हैं। और इसको यहाँ वाज़ेह पे करें आके, इस बात को। हाँ। हाँ, यहाँ पे आके मुझे ये एहसास हुआ कि कई मर्तबा ना आप ये सोच रहे होते हैं कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या जो है ना आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो ये भी एक मुझे पता चला है कि भाई आप अपने आप को दूसरों से ज्यादा ग्राइंड कर रहे होते हैं, यानी दूसरे आपको उतना टफ टाइम नहीं दे रहे होते जितना आप खुद को टफ टाइम दे रहे होते हैं। तो आपको अपने ऊपर भी इजी रहना है, अपने आप को भी इजी करना है। और इसके अलावा आप अपने ऊपर अपने आप में लीडर होते हैं। आप अगर किसी मीटिंग्स में जा रहे हैं तो आप उस मीटिंग को ऑन करते हैं। जैसे हम किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो आप अगर उस रूम में हैं तो आपको रूम को ऑन करना पड़ेगा, और कोई आपसे आगे पूछेगा नहीं कि भाई ये आपका ये काम था, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। स्टेटस जो है ना वो कंटिन्यूस स्टेटस वाला मामला नहीं है, माइक्रो या मैनेजमेंट हम माइक्रो लोग। मैनेजमेंट, वो मैं माइक्रो मैनेजमेंट का वर्ड ही कहना चाह रहा था, बट आपने कह दिया। तो उस तरह के जो है सिचुएशंस नहीं होती। आप अगर आपका कोई काम है तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ही उसको करना है, और करें, और उसको जो है ना दूसरों तक पहुंचाएं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उस तरह से करनी होती हैं। तो ये थोड़ा सा कल्चर्स में डिफरेंस है। और एक्स्ट्रा टाइम जो है ना वो बैठने नहीं दिया जाता, जबकि हम लोग यूएस के लिए काम करते हैं सारा। तो जबकि मशहूर है कि भाई यूएस और यूरोपियन कल्चर्स में, कि यूएस में भी जो है ना आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ता है, मगर ऐसा अभी तक जो है ना मुझे फेस नहीं करना पड़ा। और वर्किंग आवर्स भी कम है, जैसे पाकिस्तान में 8 to 9 के वर्किंग आवर्स होते हैं काइंड ऑफ, या सॉरी 9 to 5 के होते हैं, या डिफरेंट होते हैं। 8 to 9 आवर्स आप डेली काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स 7 वर्किंग आवर्स होते हैं आपके, 7 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करना होता। तो वीक में 35 आवर्स होते हैं। यूजुअली पाकिस्तान में 40 आवर्स की कमिटमेंट होती है, करते हैं आप 50 आवर्स हैं, या कभी कभी आप 60 आवर्स भी कर लेते हैं। तो वैसा अभी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इंजॉय करते हैं, और टाइम को, वर्क को आप उतना टाइम देते हैं जितना आपको देना चाहिए, बाकी अपनी लाइफ को देते हैं। अगर आप नहीं दे रहे होते अपनी लाइफ को टाइम, तो वो एक आपके लिए एक मसला होता है। आपको कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने होते हैं, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ कि हमारी कंपनी में कुछ आपको पर्सनल लेवल पे इनिशिएटिव्स डिस्क्राइब करने होते हैं जो आपके ईयरली जो है ना गोल्स में शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कि मैं, जब मैं यहाँ पर आया था तो उसकी भी एक डिफरेंट स्टोरी है। जब मैं यहाँ पर आया था तो हमारा एक ट्रिप हुआ था जिसमें स्नॉर्कलिंग वगैरह कर रहे थे हम लोग। बहुत खूबसूरत सा आइलैंड है। तो वो तो आप लोगों को पता ही नहीं है, कि पता ही है कि कैरिबियन आइलैंड्स कितने खूबसूरत हैं, वर्ल्ड टॉप डेस्टिनेशन में आते हैं काइंड ऑफ। तो हम लोग गए थे स्नॉर्कलिंग करने, तो मैं स्विमिंग नहीं आती थी, कराची वाले स्वयं समंदर के पास रहते हैं मगर स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती। तो जहाँ वहाँ पे बस मैं इस पानी में गया और मैं पैनिक क्रिएट हो गया मुझे, तो बड़ी मुश्किल से मैं वापस आया। तो बस ये जो है ना, फिर मैंने कहा कि मैं, उन्होंने कहा आपके जो है ना इनिशिएटिव्स होते हैं कि आपने कुछ इनिशिएटिव्स करने, तो मेरा इनिशिएटिव ये था कि मैंने कहा मैं स्विम क्लब बनाऊंगा। मुझे खुद भी स्विमिंग नहीं आती थी, तो मैंने खुद वाह। स्विमिंग सीखी। अब मैं 3 स्टाइल्स कर सकता हूँ, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल। और मैंने एक पूरा स्विम क्लब बनाया है पूरे केपीएमजी के, उसमें लोग हैं अब तक 12 लोग जो है वो ग्रेजुएट हो चुके हैं स्विम क्लब से। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं, और जो आपके वर्क से हट के होते हैं। तो ये एक खास बात है यहाँ पर। जो जिन और उन इनिशिएटिव्स को आपने ही ओन करना है, आपने ही सारी प्लानिंग करनी है, और उस पे आप ही जो है वो सब कुछ करेंगे। अगर आपको फंड्स चाहिए तो आप उसके लिए फंड्स की रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से होता है। नहीं तो कराची वालों को तो एक चीज़ आती है, वो है क्रिकेट खेलना। और अच्छी बात ये है कि आप जिस मुल्क में गए हैं वहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है, तो कहीं वो मौका मिला कुछ क्रिकेट खेलने का या क्रिकेट देखने का? अच्छा, इंटरेस्टिंगली क्रिकेट यहाँ पे खेली जाती है, मगर अब लोगों का ना रुझान थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब जो है ना लोग, जब आप देख भी रहे होंगे पिछले कुछ सालों में टीम की परफॉर्मेंस भी यहाँ की इतनी कोई अच्छी नहीं रही।
तो अब थोड़ा-सा मुझे लगा है कि अब जो है ना, और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये है कि लड़कियाँ भी बड़ा लड़कों से ज़्यादा मुझे लड़कियों ने जो है ना इंटरेस्ट शो किया क्रिकेट खेलने में। तो वो एक नई चीज़ थी मेरे लिए यहाँ पर। मगर यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फिट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक कलीग है जो अराउंड 40 इयर्स का है, बट उसने 5K जो है वो सिर्फ 20 मिनट्स में कर लिया। तो इस तरह के मैराथन्स भी होते रहते हैं, और इनकी जेनेटिक्स भी है कि ये लोग एक्सट्रीमली जो है ना फिट होते हैं। तो उस तरह से है। तो क्रिकेट पे तो खैर नहीं किया मैंने कुछ भी। क्रिकेट का शौक था मुझे, मैंने यहाँ पर आके बताया भी है क्रिकेट खेलनी आती है मुझे। बट टीम में जो है वो कोई, और क्रिकेट का मसला ये भी है कि आपके पास 11 बंदे होने भी चाहिए जो आपके साथ खेले हैं। और गालिबन जो यानी उसैन बोल्ट हैं वो भी शायद हाँ, वो यही है, जमैका से। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। हुसैन बोल्ट का एक अब तो उनके रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं बहुत सारे, तो हम ओके। वहाँ पे जाते हैं और बस सी फूड ही खा सकते हैं तो वही खाते हैं। सही। चलें, लास्ट आखिरी बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन इज़ मोर अबाउट पाकिस्तानी कितने हैं वहाँ पे? मस्जिदें वगैरह हैं या बिल्कुल कोई कम्युनिटी का कोई कल्चर है? और पाकिस्तानियों के लिए कितना आसान है वहाँ पे रहना और हलाल फूड की अवेलेबिलिटी, या फिर सब कुछ घर में बनाना पड़ता है? अ, तो जब मैं आया था तो तब तो काफ़ी मुश्किल हुई थी, क्योंकि लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं थे। पाकिस्तानी बहुत कम है, पहला सवाल आपका कि बहुत ही कम, आप उनको उंगली पे गिन सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो एक्सपर्ट्स में सिर्फ चाइनीज़ इंडियंस हैं। पाकिस्तानियों का आपको मुश्किल से ही नज़र आएगा, कोई पता ही नहीं होगा कोई लोगों को पाकिस्तानी भी रहते हैं यहाँ पर। उसके अलावा हलाल फूड शुरू में मुश्किल हुई थी, बट अब मिल जाता है आसानी से। और आपको अगर पता हो कि आप क्या खा रहे हैं तो वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं चीज़ें। और मुस्लिम्स की कम्युनिटी छोटी सी है, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टाइटली निटेड कम्युनिटीज़ हैं। मस्जिद में पहली दफ़ा यहाँ पे तरावी भी पढ़ाई मैंने, तो वाह! उसका भी माशाल्लाह। उसका भी ओह! मौका मिला। और जब पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग थोड़े से पता नहीं, शायद मेरा एक डिफरेंट स्टाइल था, मैंने कुछ ज़्यादा स्पेंड किया था टाइम। तो जब भी यहाँ पे मैंने तरावी पहले दिन पढ़ाई तो उनको बहुत पसंद आई मेरी किरात, तो उन्होंने बोला सही आप ही पढ़ाएं। तो वो चलता रहा। और छोटी सी मुस्लिम कम्युनिटी है, बट सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और बहुत जो है ना एक दूसरे से टाइटली रिलेटेड कनेक्टेड है। और कभी भी कोई जो है चीज़ चाहिए होती है, कोई मसला होता है, तो बस एक मैसेज करें, कोई जो है ना आपको फौरन रिस्पॉन्स कर देता है। तो इस तरह से मस्जिद है काफ़ी, पूरे आइलैंड पे मेरा ख्याल है 10 से ज़्यादा मस्जिद हैं। बट मेरे शहर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे एक सेंट्रल मस्जिद है जो पूरे आइलैंड की मस्जिद है, तो हम लोग वहीं जाते हैं। तो मैं एक ही मस्जिद में गया हूँ अब तक। एक और मस्जिद गया था मैं सिर्फ, मगर नमाज पढ़ने नहीं, गोश्त लेने, क्योंकि मीट भी जो है वो आपको ज़्यादातर मस्जिदों से ही मिलता है। तो ये एक है कंसर्न। बट उमर, इट वाज़ उस तरह का वंडरफुल। रेसिज्म नहीं है। रेसिज्म जो है ना यहाँ पे सिर्फ एक टाइप की सिज्म है, वो है क्लासिज्म। यहाँ पे रेसिज्म नहीं है, और इस्लामोफोबिया नहीं है, और इस तरह की इश्यूज नहीं है। और अभी तो रिसेंटली कंट्री ने जो है ना वो पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंस स्टेट के तौर पे भी जो है ना एक्सेप्ट कर लिया है। तो 140 कंट्रीज में जो 140th कंट्री है जिसने ये एक्सेप्ट किया है पैलेस्टाइन को एज एन इंडिपेंडेंस स्टेट। तो मेरा ख्याल है काफ़ी इस्लाम जो है ना यहाँ पे अब बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हर वंडरफुल। हर हर हफ्ते ही जो है ना कोई मस्जिद में शहादत हो रही होती है। तो वो काफी एक्टिव है यहाँ के लोग। माशाल्लाह, माशाल्लाह। उमर, इट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और ये मैं भी खुद यहाँ यानी पाकिस्तान से बाहर रहने के बाद मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अगर कोई प्रैक्टिसिंग रिलीजन है इस वक़्त तो वो शायद इस्लाम ही है, जो वाइडली प्रैक्टिस हम्म। हो रहा है। बाकी सारे रिलीजन्स कुछ जगहों पे प्रैक्टिस हो रहे हैं, बट अब वो ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का रहा नहीं है। फिर एलजीबीटीक्यू के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं इस वक़्त दुनिया के हम्म। अंदर। वो सारी बातें आपको उसी वक़्त अंदाज़ा होता है जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। और फिर इसका मुसलमान अगर अंदाजा मुझे कहीं। हाँ, इसका अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं बाल कटवाने गया। तो मैंने कहा भाई पाकिस्तान में तो हम लोग बाल कटवाने के बाद फेशियल भी कराते हैं। तो मैंने कहा यार फेशियल नहीं होता है यहाँ पे। तो उसने कहा भाई ये तो लड़के लड़कों को फेशियल तो नहीं करता है यहाँ पे। तो वो फिर एक डिफरेंट तरीके से जो है ना कम्युनिटी है बाहर वो होता है। तो मैंने कहा ओके। अच्छा ऐसा सही है। है। तब मुझे अंदाजा हुआ कि अच्छा ये भी है मसला, ये पूरी दुनिया में बढ़ चुका है। और तो है बिल्कुल मसाइल, आप सही कह रहे सही है। अच्छा उमर, मैं आपकी लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल जो है वो यूट्यूब के उसमें अगर आप इजाज़त देंगे तो उसके कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। सो इफ एनीवन इज़ हैं। इंटरेस्टेड टू
अंडरस्टैंड मोर अबाउट केपीएमजी या वेस्ट इंडीज़ के अंदर अगर किसी का इंटरव्यू होता है या जॉब ऑफ़र आती है कुछ भी और वो डिस्कशन करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज़ रीच आउट टू उमर। ये समझ लें पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं वहाँ पे और आप जो है वहाँ पे जो इस वक़्त कर रहे हैं ये वाक़ईतन एक खिदमत है। आप माशाल्लाह मस्जिद के अंदर भी एक्टिव हैं, तो ये एक यानी ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि कराची से आप गए और फिर आपने एक जगह के अंदर मस्जिद के अंदर तरावी पढ़ाई। तो ये आप कराची का फ़ख्र है और अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से जो है वो कामयाबी अता फ़रमाए। और मैं बस आखिर में यही कहूँगा कि आप इसी तरह पाकिस्तान की इस्लाम की खिदमत करते रहें और इंशाअल्लाह फिर अगर कभी कहीं दुनिया में मुलाकात हुई तो ज़रूर मुलाकात करेंगे, लेकिन हमारी इस तरह मुलाकात इंशाअल्लाह ज़रूर रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। All right.